इस समय तुर्की में एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है और ये क्राइसिस किसी और चीज को लेकर नहीं बल्कि मेडिकल सप्लाई को लेकर है। क्योंकि तुर्की वर्तमान में दवाओं और मेडिकल सप्लाई की गंभीर कमी यानी शॉर्टेज का सामना कर रहा है। और तुर्की में मेडिसिन्स की शॉर्टेज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुर्की के मेडिकल एसोसिएशन तक ने रोना धोना शुरू कर दिया है। और उनका कहना है कि तुर्की का पूरा हेल्थ केयर मेडिकल सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। फिलहाल ये तय था कि तुर्की जल्द ही मेडिसिन्स की कमी का सामना करेगा, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने पंगा भारत से लिया था और दूसरी तरफ कई बार तुर्की पर ये आरोप भी लगे हैं कि तुर्की आतंकवादी जैसे संगठनों को पनाह देता है और उनके इलाज में बड़ी मात्रा में मेडिकल सप्लीमेंट्स खर्च करता है। और इस बार तुर्की में जो मेडिसिन्स का क्राइसिस दिख रहा है, इसमें एक बड़ा रोल भारत का है, क्योंकि भारत ने इस बार दो देशों को एक साथ झटका दिया है। जहां एक तरफ खड़ा है तुर्की तो दूसरी तरफ तुर्की का छोटा भाई पाकिस्तान है। दरअसल आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन तुर्की इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयों के लिए एक बड़ा सप्लाई डेस्टिनेशन है और तुर्की हर साल भारत से मिलियंस ऑफ डॉलर की मेडिकल सप्लाई लेता है, जिनमें जेनेरिक दवाएं बड़ी मात्रा में होती हैं। लेकिन अब भारत के द्वारा इन्हीं जेनेरिक दवाइयों की शिपमेंट तुर्की के लिए रोकी जा रही है और इस शिपमेंट को भारत ने अफगानिस्तान भेजने का बड़ा फैसला ले लिया है। हम आपको ये बताएं कि किस तरीके से तुर्की को जाने वाली मेडिकल सप्लाई को भारत अफगानिस्तान की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहा है। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो हम समय को थोड़ा पीछे करते हैं और पहुंचते हैं बीते साल के 14 फरवरी पर, जब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान पाकिस्तान पहुंचे और इस्लामाबाद में ऐसा बयान दे गए जिसने भारत तुर्की रिश्तों को हिलाकर रख दिया। उनके साथ तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान भी मौजूद थे और मंच से जो शब्द निकले वो सीधे कश्मीर पर थे। अर्दगान ने कहा कि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, चाहे इसके लिए भारत के खिलाफ कदम ही क्यों न उठाने पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानता है और किसी भी हाल में अपने छोटे भाई के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बयान ने पाकिस्तान में तालियां जरूर बटोरी, लेकिन भारत में इसे गंभीर हस्तक्षेप माना गया, क्योंकि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी तीसरे देश की टिप्पणी हमेशा संवेदनशील रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली असर इसके बाद दिखना शुरू हुआ। भारत और तुर्की के बीच दवा व्यापार पिछले कई वर्षों से मजबूत रहा है और हम देख सकते हैं कि भारत ने 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में तुर्की को करीब 138 मिलियन की मेडिसिन सप्लाई किया। 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 18% की गिरावट आई, जिसके बाद 112 मिलियन पहुंच गया और ऐसा ही 2024 के फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिला, जब करीब 12% की गिरावट आई और भारत से तुर्की में होने वाली दवाइयों का एक्सपोर्ट 98 मिलियन पर आ पहुंचा। अभी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत ने इस बार तुर्की को अपने यहां से होने वाली जेनेरिक मेडिसिन्स के एक्सपोर्ट को अफगानिस्तान और बाकी दूसरे देशों की तरफ डाइवर्सिफाई किया है, ऐसे में इस बार जेनेरिक मेडिसिन्स का एक्सपोर्ट तुर्की में न के बराबर रहने वाला है, क्योंकि इन्हीं मेडिसिन्स को अब भारत अफगानिस्तान जैसे भरोसेमंद देश की तरफ भेज रहा है। जहां भारत ने अफगानिस्तान के साथ हाल ही में फार्मा इंडस्ट्री को लेकर ही एक नया अग्रीमेंट किया है, जिसमें भारत अब अफगानिस्तान को पहले से भी ज्यादा मेडिसिन की सप्लाई करेगा और अफगानिस्तान ने इसके साथ ही पाकिस्तान से दवाइयां लेना भी बंद कर दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत तुर्की में अपनी मेडिकल सप्लीमेंट्स की सप्लाई कम कर रहा है तो भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट कम हो रहा है और भारत को नुकसान हो रहा है, बल्कि तुर्की अगर ऐसा सोचता है तो उनके लिए ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अफगानिस्तान के अलावा भी भारत के पास काफी सारे मार्केट का एक्सेस है। ब्राजील और नाइजीरिया काफी लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि भारत अपनी मेडिसिन्स की सप्लाई उनके देश में इंक्रीज करे। जहां खबरें बता रही हैं कि भारत ने अब बड़ा फैसला लेते हुए ब्राजील और नाइजीरिया के मार्केट में अपने फार्मा एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया है और भारत इस बात की तैयारी में है कि हम अपने फार्मा एक्सपोर्ट के मार्केट को नाइजीरिया और ब्राजील के लिए लगभग $20 बिलियन तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश है और जेनेरिक दवाओं के मामले में तो भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। तुर्की भी उन देशों में शामिल रहा है जो बड़ी मात्रा में भारतीय दवाइयों पर निर्भर रहे हैं। हर साल भारत तुर्की को सैकड़ों करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाइयां निर्यात करता रहा है।
इनमें एंटीबायोटिक्स, संक्रमण रोधी दवाइयां, इंजेक्शन, विटामिन और हार्मोन आधारित दवाएं, यहां तक कि कैंसर उपचार से जुड़ी दवाएं भी शामिल हैं। भारतीय दवाइयों की खास बात यह रही है कि वे सस्ती भी हैं और गुणवत्ता के लिहाज से विश्व स्तर पर स्वीकार की जाती हैं। लेकिन अर्दगान के उस बयान के बाद हालात बदलते नजर आए। खबरें ये बताती हैं कि भारत की ओर से दवा आपूर्ति की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। बीते महीनों में तुर्की के लिए जेनेरिक दवाइयों की शिपमेंट में भारी गिरावट देखी गई और तुर्की के अस्पतालों में दवाओं की कमी की चर्चा होने लगी। फिलहाल तुर्की यूरोप के कुछ देशों से दवाइयां खरीद रहा है, लेकिन वहां से मिलने वाली दवाएं भारतीय दवाइयों की तुलना में काफी महंगी पड़ रही हैं। इसका सीधा असर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही महंगाई और मुद्रा संकट से जूझ रही है। ऐसे में महंगी मेडिसिन्स एक नया बोझ बनती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की को अपने उस बयान पर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों की कीमत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एक बयान कूटनीतिक रिश्तों को सालों पीछे धकेल सकता है। भारत ने इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन चुप्पी भी कई बार एक मजबूत संदेश होती है। आज तुर्की को भारत की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की भूमिका सिर्फ एक सप्लायर की नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार की रही है। लेकिन रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, और जब भरोसा डगमगाता है तो व्यापार भी प्रभावित होता है। देखा जाए तो तुर्की की हालत इस समय इतनी खराब हो चुकी है कि वहां दवाइयों की कमी अब छुपी नहीं रह गई है। फार्मेसियों में जरूरी जेनेरिक दवाइयां तेजी से आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं। कई शहरों में मरीजों को एक ही दवा के लिए कई मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि सस्ती दवाइयों की जगह महंगे विकल्प लेने पड़ रहे हैं। यानी स्थिति धीरे धीरे मेडिसिन क्राइसिस का रूप ले चुकी है, और अगर सप्लाई लाइन जल्दी स्थिर नहीं हुई तो ये संकट और गहरा सकता है। अब सवाल है कि तुर्की के पास विकल्प कितने हैं। पहला विकल्प यूरोप है, लेकिन वहां से आने वाली दवाइयां काफी महंगी पड़ती हैं, जिससे जनता पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ता है। दूसरा नाम आता है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान खुद गंभीर आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी और सीमित फार्मा उत्पादन क्षमता से जूझ रहा है। पाकिस्तान न तो भारत जितनी मात्रा में जेनेरिक दवाइयां बना सकता है और न ही उतनी स्थिर सप्लाई दे सकता है। अगर कुछ मदद मिल भी जाए तो वो सीमित, महंगी और अस्थायी होगी। यानी तुर्की के पास विकल्प तो हैं, लेकिन मजबूत, सस्ते और भरोसेमंद विकल्प बेहद कम है, और यही इस पूरे संकट की असली जड़ है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत ने तुर्की जैसे देश को जेनेरिक मेडिसिन्स की शिपमेंट भेजने में कमी करके सही किया या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।